हेलो स्टूडेंट्स, यह अर्थशास्त्र के प्री बोर्ड का पेपर है 2021-22 का और यह पेपर कक्षा 12 के लिए। तो आज हम प्री बोर्ड के पेपर का अध्ययन करेंगे। प्री बोर्ड से लगभग मिलते जुलते प्रश्न ही हमारे पेपरों में आते हैं। बोर्ड के एग्ज़ाम में इसी में से पेपर रिपीट होते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे सूक्ष्म अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखनी है। जैसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र की दो परिभाषाएं हैं, प्रोफेसर हेंडरसन और क्वांट की और के बोल्डिंग की, और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, पर यह इजी परिभाषा है। जैसे क्वांट की परिभाषा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तियों के ठीक से परिभाषित समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। व्यक्तियों के, किसके? व्यक्तियों के। दूसरा प्रश्न यह है कि आय या चुनाव की समस्या क्या है? चयन या चुनाव की क्या समस्या है? चयन करना, जब चुनाव करना होता है तो उसकी क्या समस्याएं होती हैं? इसमें आप लिख सकते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं और मनुष्य के पास सीमित साधन हैं। यहाँ तीसरा प्रश्न हमारा वह है, उत्पादन फलन क्या है? इसके बारे में आपको लिखना है। यदि किसी वस्तु विशेष के बाजार में क्रेताओं व विक्रेताओं की संख्या अधिक हो तो उस बाजार को क्या कहते हैं? या उस बाजार को कहते हैं, क्या कहते हैं? पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार कहते हैं। टिक मार्क वाले क्वेश्चन है। ये दूसरा भी टिक मार्क वाला क्वेश्चन है। बाजार संतुलन में होता है जब, बाजार संतुलन में कब होता है? बाजार संतुलन में तब होता है जब मांग व पूर्ति बराबर होती है, तब बाजार संतुलन में होता है। मांग के नियत की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आपको मांग की नियत की व्याख्या करनी है। पूर्ति में वृद्धि व पूर्ति में विस्तार को समझाइए। आपको पूर्ति में वृद्धि व पूर्ति के विस्तार को यहाँ पर समझाना है। हमारा आठवां प्रश्न है, आर्थिक समस्या क्या है और आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है? यहाँ पर आर्थिक समस्या क्या है आपको ये बताना है और क्यों उत्पन्न होती है यह भी बताना है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की 4 विशेषताएं बताइए। यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की आपको 4 विशेषताएं बतानी है। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है? आपको बताना है कि जो अल्पकालीन सीमांत लागत का वक्र है वह यू आकार का क्यों होता है। निम्न तालिका को पूरा कीजिए। आपको ये एक तालिका दी गई है, इसको आपको पूरा करना है। यहाँ पे इकाइयाँ दी हैं। यहाँ पर कीमत प्रति इकाई रुपये में दी हुई है, 15, 13, 11 रुपये। कुल आय टीआर में आपको यहाँ बतानी है, सीमांत आय एमआर में बतानी है और औसत आय को भी आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है। सामान्य वस्तुओं व घटिया वस्तुओं में क्या अंतर होता है? आपको ये अंतर बताना है। अल्पकालीन व दीर्घकालीन उत्पादन फलन को समझाइए। यहाँ पर आपको अल्पकालीन व दीर्घकालीन उत्पादन फलन को अलग अलग समझाना है। मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर आपको मांग की लोच को परिभाषित करना है। सीमांत उपयोगिता हास नियम का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको सीमांत उपयोगिता हास नियम का चित्र के सहित वर्णन करना है। इसका मैंने वीडियो बनाया है, आप जा कर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन उसको बहुत ही अच्छी तरह से इसमें समझा है। पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं? पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल और घटते हुए तीनों ही प्रतिफल को आपको रेखा चित्र से स्पष्ट समझाना है। मैं इसका वीडियो भी जल्दी ही अपने उसमें अपलोड कर दूंगी, आप उसमें देख सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक है, ये टिक मार्क वाला आ गया कि भारतीय रिजर्व बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। ब्याज दर किसे कहते हैं? यहाँ पे आपको ब्याज दर के बारे में लिखना है कि ब्याज दर किसे कहते हैं। विनिमय को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे आपको विनिमय को परिभाषित करना है। विदेशी विनिमय दर क्या है? यहाँ पे आपको विदेशी विनिमय दर के बारे में बताना है। राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जा सकता है? ये फिर एक टिक मार्क का क्वेश्चन आ गया कि राष्ट्रीय आय को आपको यहाँ पर परिभाषित करना है। आय विधि, उत्पादन विधि, व्यय विधि, इन सभी के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इन सभी के द्वारा राष्ट्रीय आय को परिभाषित किया जा सकता है। स्टॉक तथा प्रवाह में अंतर बताइए। यहाँ पर स्टॉक तथा प्रवाह में अंतर आपको बताना है। 23वां क्वेश्चन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति व औसत उपभोग प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। यहाँ पे आपको सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति
प्रवृत्ति दोनों को ही परिभाषित करना है, अथवा या फिर इन दोनों में से एक क्वेश्चन को करना है। वास्तविक प्रवाह से क्या आशय है और मॉडल भी बनाइए। इसमें वास्तविक प्रवाह का आशय लिखना है और मॉडल को भी आपको बनाना है। प्रश्न नंबर 24 है, मुद्रा के 3 कार्य आपको बताने कि मुद्रा कौन कौन से 3 कार्यों को करती है। प्रश्न नंबर 25 है, प्रत्यक्ष कर क्या है। प्रत्यक्ष कर के 2 उदाहरण दीजिए। यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष कर के 2 उदाहरण देने, जैसे प्रत्यक्ष कर नहीं होता है, सीमा कर होता है, आयकर होता है, इनके आपको 2 उदाहरण भी देने हैं। 26वां क्वेश्चन है, व्यापार संतुलन व भुगतान संतुलन को परिभाषित कीजिए। आपको व्यापार संतुलन को और भुगतान संतुलन को दोनों को ही परिभाषित करना है। भारत में मुद्रा की माप का वर्णन कीजिए। आपको भारत में मुद्रा की माप का क्या करना है, वर्णन करना है। व्यापारिक बैंकों के कार्य का वर्णन कीजिए। आपको यहाँ पर व्यापारिक बैंक के कार्यों का वर्णन करना है। व्यापारिक बैंक क्या क्या कार्य करते हैं उसके बारे में आपको बताना है। मुद्रा के दोषों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर मुद्रा के जो भी दोष होते हैं उनके बारे में आपको वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 30 है, कीन्स के रोजगार सिद्धांत की मुख्य बातें बताइए। जो कीन्स का फेमस रोजगार का सिद्धांत है उसकी 3 बातें अवश्य आपको बतानी है। राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय का क्या योगदान है। आपको यहाँ पर राष्ट्रीय आय को परिभाषित करना है और आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय का क्या योगदान है यह भी बताना है। ये राष्ट्रीय आय बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर पेपर में अवश्य ही आता है, चाहे ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए चाहे ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक कार्य में वृद्धि के कारणों की व्याख्या कीजिए। भारत में जितने भी सार्वजनिक कार्य हैं इनमें जो जो वृद्धि हुई है उन कारणों की आपको व्याख्या करनी है। टोटल 32 क्वेश्चन है और 32 से 35-40 तक क्वेश्चन लगभग अर्थशास्त्र में आते हैं और यही क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों में से ही रिपीट होते रहते हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना है और इनके सारे ही आंसर लगभग आपको अपनी किताब में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।